कर मैं हाजिर हूं मनोज मनु। सवाल है 123 लोगों की मौत का, जो शांति और सुकून की तलाश में सत्संग करने गए थे। सवाल उस बाबा पर है जिसके सत्संग में मौत का तांडव हुआ। वो बाबा हाथरस हादसे के बाद से ही फरार था, लेकिन 4 दिन बाद बाबा आज प्रकट हुआ, तब जब उसके राजदार और सबसे खास सेवादार को यूपी पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा अब सामने आया है और सफाई पेश की है। उसने खुद को पाक साफ बताते हुए कहा है कि वो घटना से बेहद दुखी है। उसे पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन सवाल है कि जब उसे पुलिस पर भरोसा है, घटना से वो दुखी है, तो 4 दिन तक आखिर बाबा गायब क्यों हुआ? इन सवालों के जवाब की तलाश यूपी पुलिस को भी है। इस बीच हाथरस कांड को लेकर गिरफ्तारियां जारी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि पुलिस छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर पल्ला झाड़ना चाहती है। बेगुनाहों की गिरफ्तारी की जा रही है तो बसपा सुप्रीमो मायावती सूरजपाल उर्फ भोले बाबा समेत कई दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठा रही है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर हो रही सियासत के बीच सवाल है कि आखिर बाबा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? बाबा पर कौन मेहरबान है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और इस कांड की तस्वीर को समझिए। जिसके सत्संग में मौत का तांडव हुआ, जिसके दामन पर 123 मौतों का दाग है, वो बाबा 4 दिन बाद आखिरकार कैमरे के सामने आया, सफाई पेश की और हादसे का गुनाहगार कौन है ये भी बताने लगा। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा ने सफाई तो दे दी, लेकिन बाबा की सफाई पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बाबा गुनहगार नहीं है तो 4 दिन तक फरार क्यों रहा? लोगों को मरता छोड़ मौके से क्यों भाग गया? प्रशासन पर भरोसा तो 4 दिन तक गायब क्यों रहा? बाबा कैमरे के सामने आया, लेकिन पुलिस के पास क्यों नहीं गया? ऐसे कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। और क्या यूपी पुलिस बाबा से उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी? क्या यूपी पुलिस बाबा से पूछताछ करेगी? ये सवाल भी मुंह बाए खड़ी हैं। हालांकि पुलिस ने बाबा के सबसे बड़े राजदार और हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को दबोच लिया है। पद हाथरस की जो एसओजी है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। देखिए, इनसे पूछताछ करी है। कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहां से रही है? जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस का दावा है कि हाथरस के गुनहगारों को नहीं बख्शा जाएगा, सबके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। शासन प्रशासन किसी खास
मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं एक षड्यंत्र है। अखिलेश यादव यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने लगे, गिरफ्तारियों पर सवाल उठाने लगे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती हाथरस कांड के सभी गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रही हैं। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। मायावती ने गिरफ्तारी की, उन्होंने मांग की है, बाबा का क्या कहेंगे? वो तो जो जांच कर रहे हैं उन्होंने कहा है वहाँ की सरकार कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। दावा किसी भी दोषी को नहीं बख्शे जाने का है, लेकिन सवाल है कि जिसके सत्संग में भगदड़ मची, जिसकी लापरवाही से 123 लोगों की जान गई, एफआईआर में उसका नाम तक क्यों नहीं है? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और सवाल ये भी है कि बाबा पर आखिर कौन मेहरबान है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हादसे पर मेहरबान और कौन है बाबा पे कई सारे सवाल जो बाबा पे हैं, उनमें मैं आपको फहरिस्त बता देता हूं कि सबसे बड़ा सवाल, देश का सवाल बाबा पर क्या है? अब तक बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 4 दिन तक चुप क्यों रहा नारायण साकार हरि? निर्दोष है तो मौके से आखिर क्यों भाग गया सूरजपाल? बाबा कैमरे के सामने आया, पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दिया? आरोपियों की गिरफ्तारी पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? ये कई सारे सवाल हैं जो देश के सामने है। विस्तार से चर्चा करेंगे। एसएन सिंह जो कि प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर भवन भास्कर हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रंजन द्विवेदी और तमाम सारे लोग मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। एसएन सिंह साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आज तो बाबा के पास यानी कि नारायण साकार हरि के पास एएनआई एजेंसी पहुंच गई है, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और बाबा का राजदार आज जब पुलिस की गिरफ्त में दिल्ली से आया, देव प्रकाश मधुकर, तो अचानक बाबा प्रकट हो गए और बाबा ये कहने लगे कि जितने भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। आखिर बाबा क्या करना चाह रहे हैं? बाबा कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं? देखिए आदरणीय मनोज जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार वो गुनाहगारों पे कठोर कार्रवाई करती है, एक नजीर पेश करती है। और उस दिन से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो गुनाहगार होंगे वो नहीं बचेंगे। यही तो बात है कि गुनाहगार पे कार्रवाई हो, न कि कार्रवाई हो जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अगर कोई गुनाहगार है, निश्चित तौर पे इसमें 20 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों से लगभग 90 लोगों से पूछताछ जारी है, तो उस वहां तक पहुंचा जाए कि वाकई गुनाहगार कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राजनीतिक पार्टी की मंशा हो कि वास्तविक गुनाहगार उसका करीबी हो और वो बच जाए। और हमेशा आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार में वो गुनाहगारों के साथ जो है किस तरह का बर्ताव किया जाता है, यहाँ तक कि बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और जैसे इस घटना के बाद जो संवेदनाएं दिखाई जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी संवेदना से पीड़ितों के साथ खड़ी है। नहीं, ये सवाल सिंह साहब इसलिए भी हमारा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर पूरे देश में चर्चाओं में है, या यूं कहें कि कई राज्यों ने उसे अपना लिया है। 121 लोगों की मौत हो गई है और अब तक एक ढंग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी देव प्रकाश मधुकर की। बाबा सामने आ गए, मीडिया की एजेंसी उनके पास पहुंच गई है, यानी कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 121 लोग मारे जाते हैं और अब तक न्यायिक जांच आयोग खेल रहे हैं। नहीं मनोज जी, अच्छी बात है। आप इस नाते कह पा रहे हैं कि आपने देखा हुआ है पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कार्य करती है, इस नाते आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो दंड के विधान को बहुत कठोर कर देती है। इस नाते आपने सवाल पूछा, जायज सवाल है, हम इससे विपरते नहीं है।
और आप देखिए कि जो राजनीतिक पार्टियां कभी सत्ता में जो है अपराधियों का संरक्षण लेती थी और उनकी मदद करती थी, उस तरह का कार्य तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, बयान आपकी तरफ से भी आ रहे हैं, यानी कि कोई कम नहीं हो रहा है इस पूरे मसले पर। सियासतदान भी बयान दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी की सरकार में यह घटना हो गई तो बयान आपकी तरफ से हो गए। अगर कांग्रेस की सरकार में यह घटना होती तो बयान बीजेपी की तरफ से आते, क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? किसी की भी सरकार हो, जिसकी सरकार होगी उसी की जिम्मेदारी होगी। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलती है कि किस तरह से सरकार व्यवस्थाओं को अनदेखी करके, किन मानकों की अनदेखी रख के, एसओपी की अनदेखी रख के सारी परमिशंस देती चली जाती है और उसके बाद ये घटना जब अंजाम हो जाता है, इतनी दुखद घटना, उसके बाद भी देखिए कि आप किस तरह से मुआवजे को लेकर भी लोग अभी दुखी हैं। क्योंकि उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया, जिसको आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुद्दा बनाया है, उठाया है, ताकि लोगों को उचित मुआवजा उचित समय पर दिया जा सके। एक तो वो बात है। दूसरी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी एक सवालिया निशान लगाते हैं कि लगातार इस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल भी खोलती, क्योंकि 2 से 3 घंटे जिसमें कुछ लोगों को बचाया जा सकता था, उन्हें भी नहीं बचा पाए चिकित्सा की कमी के कारण, एम्बुलेंस की कमी के कारण। इसे आप ये कहिए कि ये सरकार की कमियाँ इससे साफ दिख रही हैं कि किस तरह की कमियाँ सामने निकल कर आई। आप बताइए कि आपकी जो मीडिया की एजेंसी है, वो बाबा के पास पहुँच जाती है, पर पुलिस अभी तक बाबा के पास क्यों नहीं पहुँची? क्या बाबा को बचाया जा रहा है? क्या बाबा के ऊपर कोई आरोप नहीं बनता? मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर खड़े होकर जो है ना बुलडोज़र की बात कर रहे थे। आप बताइए ना, क्या यही बुलडोज़र न्याय आप अपनाते? वैसे तो बुलडोज़र न्याय का हम किसी तरह समर्थन नहीं करते, पर हम पूछना चाहते हैं कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाले आज बाबा के पास पुलिस पहुँच नहीं पा रही। मीडिया जहाँ पहुँची जा रही है, वहाँ प बाबा के पास पुलिस नहीं पहुँच पा रही उत्तर प्रदेश की। इतनी असहाय पुलिस तो नहीं होगी। और जाँच व्यवस्था का सिस्टम इतना ढीला चल रहा है, जिसको आप साफ देख सकते हैं कि आज 5 तारीख हो गई, 2 तारीख का केस है, बाबा निकल कर अपनी जो है बात भी कह रहा है, पर सवाल उससे कोई नहीं पूछ रहा। तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के सामने? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के सामने कि अब तक बाबा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि बाकी इधर उधर के दाएं बाएं आगे पीछे के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। हालांकि पुलिस कहती है कि हमने गिरफ्तार कर लिया, बाबा के वकील कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं हुआ है, उन्होंने सरेंडर किया है। वकील साहब ये भी कह देते हैं कि उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव के बयान तो कई आए हैं भुवन साहब, लेकिन क्या आप मानते हैं कि शुरुआती दौर में बाबा की गिरफ्तारी की बात ना करना, बाबा की गिरफ्तारी की मांग ना करना, यानी कि वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जाए? देखिए, आज बड़ा अजीब सा विषय है हाँ। कि जो सरकार आज उत्तर प्रदेश में है, जिस सरकार का फेलियर है और जिस सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है, जिसका इंटेलिजेंस फेल हुआ है, आज हम उससे प्रश्न न कर मुख्य विपक्षी दल से प्रश्न कर रहे हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कहने का काम करा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और इनका इंटेलिजेंस फेल। नहीं भुवन साहब, हम सरकार से तो सवाल पूछ ही रहे हैं, तभी तो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है कि आखिर वो बाबा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, 4 दिन तक बाबा क्यों हैं? 4 दिन बाद एक मीडिया की एजेंसी बाबा के पास पहुंच जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं पहुंच पाती है। हम सीमा पार से आतंकवादियों को मारने की बात करते हैं। हमारे देश के अंदर, हमारे राज्यों के अंदर कई सारे समाज के दुश्मन बैठे हुए हैं, हम उन्हें नहीं पकड़ सकते क्योंकि सारे मसले पर राजनीति हावी हो जाती है। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी क्या है भुवन साहब जानते हैं? कि हर चश्मे से, हर सरकार राजनीतिक चश्मे से ये सारी चीजें देखी जाती हैं और राजनीतिक नफा नुकसान को लेकर हर सरकार, हर राजनीतिक दल आगे बढ़ता है और पीछे हटता है। और ये भी एक कारण है, और यही कारण है कि बाबा की अब तक गिरफ्तारी। मुझे समझ लीजिए, देखिए मैं बताना चाहता हूं आज क्या हो रहा है, किन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहने का काम करा, जो निर्दोष लोग जिनका इससे कोई संज्ञान नहीं है, इस विषय से,
उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर उस लोगों की गिरफ्तारी का विरोध करा है, उन्होंने बताने का काम करा है कि कौन व्यक्ति की ऐसी गिरफ्तारी हो रही है। आज सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि 2-4 लोगों को आनन फानन में गिरफ्तार करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाए, जबकि बाबा पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। वो कहाँ ढूंढ पा रहा है, और कौन प्रदेश और देश जानता है कि ऐसे लोगों को कौन संरक्षण देता है। बाबाओं को संरक्षण देने का काम राम रहीम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बाबा हो, उत्तराखंड के बाबा हो, इनको कौन देता है? ये तो पूरा देश जानता है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि आखिर इन बाबाओं को संरक्षण कौन देता है। इन बाबाओं को छोटा आदमी से लेकर बड़ा आदमी कौन बनाता है, क्योंकि इनके मंच पर तमाम राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री घुटने टेकते हैं। और ये बाबा लोग भी इसलिए राजनेताओं को बुलाते हैं क्योंकि वो भोली भाली जनता को दिखाते हैं कि देखिए, तुम जिनके भरोसे चल रहे हो, तुम जिनके भरोसे जीते हो, वो मेरे मंच पर आके घुटने टेकता है। कई सारे बाबा, और मतलब मेरे सामने एक सूची है, अखाड़ा, भारतीय अखाड़ा परिषद ने कई सारे बाबाओं की, फर्जी बाबाओं की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें आशाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, राधे माँ, ओम बाबा, असीमानंद, सच्चिदानंद, बहुत सारे बाबाओं की। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात जानते क्या है? हमारे समाज में इतनी चेतना नहीं है और ना ही सामाजिक चेतना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इन बाबाओं जो भोली भाली जनता को फंसाते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो जनता है, लोग हैं, समाज है, कि इन बाबाओं के भरोसे रहते हैं। वो अंधविश्वास का मायाजाल रचते हैं, इन जनता को, भोली भाली जनता को फंसाते हैं और जनता फंसती चली जाती है। और हमारा शासन, प्रशासन, नेता, सरकारें इनके भरोसे होते हैं। जब बाबाओं के मंच पर, बाबाओं की सभाओं में अगर नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ जोड़कर खड़ी होगी तो क्या संकेत आएंगे? एसएन सिंह के पास में आऊंगा, लेकिन रंजन द्विवेदी जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। द्विवेदी साहब, आप क्या मानते हैं, जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो हमारा समाज ही जिम्मेदार। रंजन साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। रंजन साहब, आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, ये प्रश्न बहुत लंबा है और इसका उत्तर लंबा है जी। प्रथम तौर पे तो जो कानून हमारा बना हुआ है, इतना लचर है, उसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है कि इस प्रकार की मीटिंग की परमिशन ली जाए जब तक कि 144 न लगी। तो ये उस पहलू में हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है और अभी तक ऐसा कानून नहीं आया है कि किस प्रकार का आयोजन होना चाहिए, उसमें जिम्मेदारी किसकी है। अभी जिम्मेदारी जो है वो एसडीएम और सीओ में डीएम एससी बटी हुई है, उस कारण इतनी घटनाएं होती हैं, उसमें किसी को सजा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पाती है। एक एजेंसी होनी चाहिए, चाहे एसडीएम की जिम्मेदारी हो और जो रिपोर्ट ले जिम्मेदारी उनकी हो, या सीओ की जिम्मेदारी हो, आदमी जाए थाने में रिपोर्ट दे, थाना अपनी रिपोर्ट बना के सीओ को दे, सीओ परमिशन दे और उसमें देखिए क्या क्या है। दूसरा, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और एसओपी नहीं बना हुआ है। अगर ऐसी समस्या आती है, कोई अपना एप्लीकेशन देता है तो उसमें क्या क्या जो है प्रोहिबिशन होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, किस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए, इसका पूरा टेम्पलेट बन के लगना चाहिए और उसके हिसाब से परमिशन देनी चाहिए। हमें विश्वास है, आप मंगाइए, अगर आप एसडीएम साहब का आदेश बनाएंगे तो उसमें ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो एक तो कानूनी पक्ष है, उसको हम अलग करें। उसके अलावा यह है कि जो समन्वय होना चाहिए पुलिस में और प्रशासन में और आयोजनकर्ताओं में, वो समन्वय नहीं होता है। अगर समन्वय हो तो पुलिस कहती है कि साहब आप ये 200 बीघा का क्षेत्र है, इसको इस सेगमेंट में डिवाइड करिए, कॉर्डन करिए जिसमें भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। ये निर्देश दिए जाते सूरज पाल जी को कि देखिए इस इतनी बड़ी भीड़ में, जब उनको पता है कि 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख आदमी आ गए, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि देखिए जनता जो है ना पुलिस की बात सुनती है ना सेवादारों की, लेकिन वो सूरज पाल की बात अवश्य सुनती हो। तो उन्हें ये संयम होना चाहिए था कि वो धीरे धीरे निर्देश देके वहां से क्राउड को डिस्पर्स कराते कि पिछले की 5 लाइन जाए, फिर 5 लाइन जाए, 5 लाइन जाए, भीड़ कम होती, उसके बाद जाते। क्योंकि ऐसी स्थिति में वो जा रहे हैं, 2.5 लाख आदमी है, अगर 1000 पुलिस वाले भी होते वहां पे तो उसको कंट्रोल करना एकदम नामुमकिन था। एक बात ये है। दूसरा, एक ये बार बार उठाया जा रहा है सवाल कि पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, बात क्यों नहीं की। मुझे विश्वास है कि पुलिस की अवश्य उनसे जो है बात हुई होगी
पुलिस वालों की। और आप पिछले आपने आपने टीवी में दिखाया आपने कि एसपी सिटी साहब जो है वो आश्रम के बाहर थे और अंदर गए, लौट के आए। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है उनकी बात हुई होगी। लेकिन देखिए, ये बहुत समझने की बात है। ये सूरजपाल दलित वर्ग का है और दलित वर्ग के ज्यादातर अनुयायी थे, सब बड़े गरीब लोग हैं। और आज भी लोगों को आस्था है कि हम देख रहे हैं कि लोग जाके गेट पे अपना जो है माथा टेक रहे हैं। तो ऐसे और इतना बड़ा हादसा हुआ है, बहुत मामला गर्म है। और ऐसे में माना कोई कार्रवाई होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोग फिर से द्वेलित हो जाए, इकट्ठा हो और कोई नया हादसा हो जाए, क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं। और देखिए, ये इतने गरीब लोग हैं, उनको मुआवजा दिया गया है, जितना कहे और दिया जाए वो भी कम है। लेकिन ये मुआवजा जो है ये सूरजपाल से वसूला जाए। ये मुआवजा सूरजभान से वसूला जाना चाहिए। लेकिन मुआवजा क्या होता है? जिनकी जिंदगी चली गई, जिनके परिवार के लोग चले गए, उनकी भरपाई मुआवजे से नहीं की जा सकती। लेकिन जो जख्म समाज को मिले हैं, जो जख्म इन परिवार को मिले हैं, उन जख्मों की भरपाई अगर बेहतर तरीके से कार्रवाई हो जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं अगर उन्हें उस तरीके से सजा मिल जाए तो शायद बेहतर होगा। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन जी, कुछ कहना चाहते थे, बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी की तरह ये नहीं कहेगी कि रामगोपाल जी की तरह की ऐसी चीजें होती रही हैं। और हम ये भी आरोप नहीं लगाएंगे कि अखिलेश यादव जी से हो सकता है कि संबंध रहा हो। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने पहले कहा था कि भाई इतनी भीड़ तो कभी आ नहीं सकती, मैं तो जीवन में बाबा के जितने फॉलोअर हैं जिस तरह से भीड़ देखा उस तरह से देखा नहीं। और जिस तरह से उन्होंने विश्वास भी जताया कि बाबा जो चाहते हैं कर लेते हैं, वो जब चाहे अंधेरा चढ़ गया और जब चाहे उजाला आ गया। तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखना होगा। और तीसरी बात एक जरूर कहूंगा कि 90 लोगों से पूछताछ के बाद और सेवादार से पूछताछ के बाद जो बातें निकल के आ रही है, मुझे लगता है कि ये गुनाह होता है तो गुनाह के बाद गुनाहगार को पकड़ना है, ना कि किसी व्यक्ति को। उसमें निकल के आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो 20-40 लोग हाफ पैंट में आते हैं और क्या क्या करते हैं। अगर ऐसी सच्चाई आदरणीय मनोज जी सामने आ रही है तो मुझे लग रहा है उस तह तक जाना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। और अगर कोई राजनीतिक पार्टियां भी उसमें संरक्षण दे रही हैं, वो चाह रही है कि ये घटना किसी दूसरी तरफ जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दूसरे तरफ जाने नहीं देगी। क्योंकि लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों पर किस तरह से कार्रवाई होती है। एसएन सिंह जी, हाल के कुछ दिनों में हमने देखा है कि जब ट्रेन हादसा होता है तो बयान निकल कर आता है कि जरूर इसमें कोई साजिश है, पता करने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, खुद बाबा कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी, धैर्य रखिए। अरे ये बाबा कौन होता है कहने वाला कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? सबसे पहले तो बाबा को उठाकर अंदर कीजिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब जब इस तरह के बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जब जब इस तरह के बाबाओं को अंदर किया है, उसके बाद जिस तरह की जघन्य तस्वीरें निकल कर आई हैं, उसमें ना अपने आप को सरकारों ने माफ कर पाया है, ना प्रशासन ने माफ कर पाया है और ना समाज माफ कर पाया है। लेकिन पहले कार्रवाई तो हो। मनोज जी, आप देखे होंगे कि पूर्ववर्त की सरकारों की 2 घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। दोनों घटनाओं में सरकार सीधे तौर पे उसमें शामिल थी। जैसे मथुरा का राम वृक्ष यादव कांड, उसमें सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार थी। और मुजफ्फरनगर के कांड, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे इस तरह के आरोप विपक्ष को नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, दोबारा उस बात को कह रहा हूँ, गुनाहगार तक पहुंचने का मकसद है, ना कि बाबा तक। अगर बाबा गुनाहगार होंगे तो आदरणीय मनोज जी वो बाबा नहीं बचेंगे, लेकिन हमें तो गुनाहगार तक पहुंचना, ये देखना है कि वास्तविक गुनाहगार कौन है। चौथी बात, लाइसेंसिंग की, चाहे वो गन का लाइसेंस दिया जाता है, चाहे बार का लाइसेंस दिया जाता है, चाहे मैरिज हाउस का लाइसेंस दिया जाता है, तो उसमें एक सीमा निर्धारित होती है। और प्रथम दृष्टया जिम्मेदार वो व्यक्ति होता है जो उसका संचालन करता है। तो जो संचालन कर रहा था उस संचालक और सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयान के आधार पे विवेचना आगे बढ़ेगी और जो भी रहेंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े जिम्मेदार चैनल इंडिया न्यूज पे आदरणीय मनोज जी के शो में कह रहा हूं कि चाहे वो कोई भी धर्म मत मजहब का हो, बचेगा नहीं। न्याय की जांच गठित कर दिया गया है, होती थी, न्याय की जांच गठित कर दिया गया है, न्याय की जांच कर रहा है। 121 लोगों की जान चली गई है और आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे शराब घोटाले की भी जांच ही चल रही है और मुख्यमंत्री कई दिनों से अंदर पड़े हुए हैं। भुवन साहब, काउंटर दीजिए। भुवन जी बोलिए। देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन पा रहा था, वो कह रहे थे मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर में इनके जो एमएलए थे सैनी, उनको अदालत ने सजा दी है। और जनता की अदालत में जब वो गए
तो समाजवादी पार्टी और हमारे उस समय के गठबंधन ने इनको हराने का काम करा। दूसरा बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आसाराम बापू जी के चित्र सोशल मीडिया पर अभी भी हैं। और मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में राम रहीम को पैरोल देने का काम किसकी सरकार कर रही है? कौन उसको बार बार जमानत दे रहा है, किसको? और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलेआम वो वोट मांगने का काम करते हैं चुनाव में। ये देश जानता है कि बाबाओं को बचाने में अगर कोई सरकार आगे आती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, क्योंकि इनका वोट बैंक है बाबाओं के पास। प्रियंका जी, आपसे जवाब। देखिए मनोज जी, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला संभाल लिया जाएगा या बख्शा नहीं जाएगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो 121 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक जघन्य मतलब जो दुखद हो गया है। इस इंसिडेंट को लेकर आप यहाँ पर बैठकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, पर उस बाबा जिसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे केसेस दर्ज हैं, चाहे वो जमीन को कब्जाने का लेकर हो, चाहे वो जो है किसी मृत आदमी को जीवित करने का हो, चाहे अभी तो पेपर लीक से भी उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसपे बहुत सारे चार्जेस है, उसके बावजूद भी आज वो खुला घूम रहा है। तो ये किसकी मेहरबानी है, पहले तो आप ये बताइए। दूसरी रंजन चीज जी ये हमारे साथ बताइए कि मौजूद हैं। आप अपनी रंजन जी हमारे साथ व्यवस्थाओं को मौजूद हैं, लेकर पूर्व कितने डीजीपी उत्तर प्रदेश निश्चिंत के। हैं कि आप प्रियंका अपनी जी, व्यवस्थाओं के आपने बारे जो में बातें मुंह नहीं पूछी हैं वो खोलते। रंजन जी से पूछ रहे थे। आपकी रंजन जो साहब, व्यवस्थाएं इस हैं वो पूरी हादसे में तरह से फेल है 121 लोग और मारे गए जनता हैं। जनता 121 अब लोग मारे किसके गए भरोसे हैं। पर गई? क्या जो सरकार क्या डबल इंजन नारायण की सरकार है साकार आपकी, और हरि के डबल इंजन की खिलाफ? सरकार होने के बावजूद भी आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए ना, आपके डीएम से देखिए आपने सवाल मनोज पूछा? जी, आपकी आवाज प्रियंका जी, उन्होंने प्रियंका जी, मैं कैसे रंजन जी से पूछ लेता हूं। रंजन जी, क्या नारायण साकार हरि के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? कानून क्या कहता है, आप बताइए। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं कि कानून जो है, उस कानून में अगर 304 जो पुरानी धारा थी 304 थी, और एक 304 ए भी है, क्योंकि ऐसी बात काम करें आप जिसमें कि औरों कोई आदमी जो है जान गंवा दे, कोई आप ऐसी लापरवाही करें, तो ये 304 ए में तो आती ही है। ये उसकी लापरवाही थी। लेकिन देखिए, नारायण हरि का बचना जो है मुश्किल है। नारायण हरि ने यही कांड नहीं है, इसके पहले जो वो जादू दिखाता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके लोगों के बेवकूफ बनाता रहा है, पानी पिला के कैंसर ठीक करता रहा है, तो इसको जो है, इसके तमाम एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इस तरह का एक्ट है जिसमें की धाराएं हैं, जिसमें कि वो निश्चित तौर पर एक्यूज होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक लंबी फहरिस्त है, और लेकिन टाइम हमने बताया आपको ना, राम रहीम का केस हुआ था, राम रहीम अरेस्ट हुआ, लोग द्वेलित हो गए, इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हुआ, तो 2.5 लाख लोग थे वहां पे, इसके 2.5 करोड़ कम से कम न्यायी होंगे, अभी भी आशा रखते हैं। तो बड़ी संजीदगी से कार्रवाई करने की जरूरत है, जिसमें ये गरीब लोग हैं, हालांकि उसके और वर्ग के लोग भी उसके अनुयायी थे, लेकिन अधिकांशतः दलित वर्ग के हैं, तो गरीब लोग हैं, इनको जो है, सॉरी रंजन जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस को